हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक टंडरियाल। आप सभी को पता होगा हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा की मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करवा रहे हैं। इसी संबंध में हम ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की जो बुक है जिसमें टोटल 12 प्रैक्टिस सेट्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके 8 प्रैक्टिस सेट्स डाल चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, जो कि 1 दरोगा स्टडी मटेरियल के नाम से है, उसमें जाकर इस सबको देख सकते हैं। इससे पहले जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है प्रैक्टिस सेट्स की, जिसमें 8 प्रैक्टिस सेट्स है, वो हम पूरी कवर कर चुके हैं, तो आपको वो भी वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा रेगुलर 1 दरोगा के करंट अफेयर से संबंधित क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से किसे आइसमैन के नाम से जाना जाता है? तो जो चेवांग नॉरफेल है, इनको आइसमैन के नाम से, आइसमैन की संज्ञा इनको दी जाती है। भारत में लवणीय मुद्रा नहीं होगा, मृदा होगा। ठीक है, लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? तो लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है वहां पर। ठीक है, लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो गुजरात में काफी ज्यादा क्षेत्रफल लवणीय मृदा का है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन या फसलों का हेरफेर, या क्रॉप रोटेशन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण और वायु रोध। तो देखिए, बालू की बाढ़ बहुत ज्यादा इसमें कोई रोल अदा नहीं करती। 1, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। चंबल की घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो यहां पर होता है बेसिकली गली इरोजन, जिसको हिंदी में आप बोलते हो अवनालिका अपरदन। ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हार्मफुल अपरदन होता है वो यही होता है। ये आपको जो मध्य प्रदेश का मुरैना वाला एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। चंबल की पूरी घाटी है वहां पर, जिसको हिंदी में आप बीहड़ बोलते हो। ठीक है, इसको बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो जो आपका चंबल की घाटी है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। छठा, भारत के कुल कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का क्या कारण है? तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड उसमें पाया जाता है, या फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ऑप्शन सी। कृष्य भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? जो इरोजन होता है, अगर इस फसल को आप उगाओगे तो काफी तेजी से होगा। तो ये सोरघम की जो फसल होती है, ये मृदा का अपरदन बहुत तेजी से करती है। आठवां, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो देखिए, WHO से कोई मतलब नहीं, ये पॉपुलेशन फंड है यूनाइटेड नेशंस का, इससे कोई मतलब नहीं। यूनेस्को भी हेरिटेज साइट्स वगैरह में रोल प्ले करती है, लेकिन वन्य जीवों को समर्पित ये ऐसे नहीं है। यूएनडीपी जो है वो वन्य जीवों के संरक्षण में काम करती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव की समस्या है? तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, मुरैना वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। 10वां देखते हैं। एलपीजी से आशय है, एलपीजी से मतलब होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपकी घर में यूज होती है। ऑप्शन सी। एक बार सीएनजी पूछ लिया है, तो सीएनजी का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, एलपीजी में आपको मिलेगा क्या? ब्यूटेन मिलेगा प्लस प्रोपेन मिलेगा। ठीक है, सीएनजी में मेन जो कंस्टिट्यूएंट होगा आपका मेथेन होगा। ठीक है, ऐसे ही सीबीजी भी होता है, इसको भी याद कर लीजिए। सीबीजी होता है आपका कंप्रेस्ड बायो गैस, इसका भी मेन कंस्टिट्यूएंट मेथेन ही होता है। ठीक है, एलपीजी में मेथेन मत लगाइएगा, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन आपका होता है। कौन इसमें से संभववादी उपागम या अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन इससे संबंधित नहीं है? 11वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा सिंपल, ऑप्शन डी। तो जो सिंपल है वो संभववादी उपागम की अवधारणा से संबंधित नहीं है। वनों के महत्व का क्या कारण है? मैं आपको बता चुका हूं, 2 से 3 बार हम ये कर चुके हैं। वनों को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो जैसे गोल्ड की कीमत आपकी काफी ज्यादा होती है, उसी तरह वन की पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है, या महत्ता काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनको ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान कितना होता है? जिसको आप बोलते हो फाइटो प्लैंकटॉन। ठीक है, इसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोला जाता है। तो इनका जो योगदान होता है वो 90% होता है, क्योंकि समुद्र हमारा सबसे विस्तृत और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी निकाय होता है, या पारिस्थितिक इकोलॉजिकल सिस्टम होता है। तो वहां पर 90% जो रोल प्ले करते हैं वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स करते हैं प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली। मानव पर्यावरण संबंध होता है कैसा? तो देखिए, ये
म्यूचुअल बेनिफिट इसमें मिलेगा आपको। अगर आप प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति भी आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में कुछ देती है, तो ये द्विदिशीय होता है या बाई डायरेक्शनल होता है। ऑप्शन डी। मृदा का लवणी भवन में मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेसिकली देखिए ये परमिएबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। परमिएबिलिटी बोला जाता है, या एक तरह से आप बोल सकते हो अपारगम्य बना देता है, इसको बोलेंगे इम्परमिएबल, ठीक है। जो सॉइल की परमिएबिलिटी होती है उसको गिरा देता है और सॉइल को इम्परमिएबल बना देता है, यानी जो वाटर का पर्कोलेशन होगा नीचे जाने की तरफ, या जो कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर नीचे जाना चाहेंगे तो वो मिट्टी उसको जाने नहीं देगी। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। डोडो नामक विलुप्त जाति किस देश में पाई जाती थी? तो डोडो पक्षी जो था ये आपका मॉरिशस में पाया जाता था। ऑप्शन ए। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन से साइकिल या कौन से चक्र में होती है? तो सौर विकिरण की सबसे अच्छी भूमिका जो आपकी होगी वो होगी हमारी जल चक्र में। ऑप्शन सी। 18वां देखते हैं। बागान कृषि पैदा करती है, तो ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं, खाद्येतर फसलें। ऑप्शन बी। सरकार ने इसके लिए मिशन भी चलाया हुआ है, MIDH, दैट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, तो देखिए ग्रीन ऑस्कर के नाम से विटली अवार्ड और आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार को जाना जाता है। पांडा देखिए वैसे ही बहुत फेमस है, मैं आपको बता चुका हूं। जो WWF का अगर आपने लोगो देखा होगा तो वहां पर आपको जायंट पांडा देखने के लिए मिलेगा। जायंट पांडा WWF के लोगो में स्थित है। इसका यानी क्या सही होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। 20वां। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो आपका शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, यहां पर भी आपको मृदा अपरदन की समस्या काफी देखने के लिए मिलेगी। निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देखिए साल और टीक, तो टीक बोला जाता है, ठीक है। ये तो आपके यूपी MP में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये तो पर्णपाती वन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चीड़ आपको अगर आप देखिए उत्तराखंड वगैरह में कभी विजिट आपने किया होगा, रामनगर वगैरह जाएंगे तो वहां पर आपको नीचे की हाइट पे चीड़ मिलेगा। लेकिन अगर आप जागेश्वर धाम वगैरह अगर आपने घूमा हो कभी उत्तराखंड में, जो कि काफी हाइट पर है, रानीखेत वगैरह से अगर आप जाएंगे, या अल्मोड़ा आपने नाम सुना होगा, वहां पर आपको फिर भी देवदार के वृक्ष देखने के लिए मिलेंगे। तो देवदार सबसे ज्यादा हाइट पर पाया जाता है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो बेसिकली देखिए फसल चक्र, मिश्रित कृषि और बहुफसली कृषि, इन सभी से मृदा का जो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। लेकिन बीज संशोधन से देखिए फूड की इससे प्रोडक्टिविटी आपके बढ़ सकती है, लेकिन मृदा का इससे सीधे सीधे कोई संबंध नहीं होता। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसका एक सुनिश्चित क्षेत्रीय आयाम होता है, इसका एक समय आयाम या टेम्पोरल डायमेंशन होता है। यह विद्युत तंत्र ओपन सिस्टम, ठीक है, यह खुला तंत्र होगा बेसिकली। वन तंत्र अधिक होता है, ठीक है, वन तंत्र ये नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूं। ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल गलत है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट आपके सही होंगे? इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश और बहिर्गमन होता रहता है, यही ओपन सिस्टम की डेफिनेशन है। तो इसमें क्या सही होगा? आपका A, B और D सही है। ऑप्शन सी। 24वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम की जब आप प्रोसेसिंग करते हो तो देखिए उसके कई सारे उप उत्पाद या आपके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स। तो इसमें देखिए जो कोयला है, कोयला पूरा अलग प्रक्रिया है बनने की, तो कोयला बेसिकली इसके बाई प्रोडक्ट में संबंधित नहीं होता। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था, तो किसने करा था? एजी टेंसले, सभी जानते हैं एजी टेंसले। और इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी को किसने किया है? आपका हेकल ने। ISFR 2019 के अनुसार ईंधन लकड़ियों पर आधारित व आश्रित राज्य है, तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य ISFR 2019 में बताया गया है। 27वां देखते हैं। परम तापक्रम का या एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पैमाना कौन सा है? तो केल्विन पैमाना आपका परम तापक्रम का पैमाना है। अगर आपको मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है तो केल्विन ताप में क्या होगा? 273 इसमें जोड़ देते हैं तो आपका 300 केल्विन ये निकल कर आता है। तो T प्लस 273 इसका फॉर्मूला होता है। T यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। 28वां। दृश्य प्रकाश सूर्य से विकृत कुल ऊर्जा का 41% होता है। अवरक्त किरणों की तरंग लंबाई 0.7 से 300 माइक्रोन के मध्य होती है। सबसे लंबी तरंगे रेडियो तरंगे होती हैं। बीटा किरणों की वेदन क्षमता गामा किरणों से अधिक होती है। आपने सुना होगा अल्फा, बीटा और गामा। तो जो ऑप्शन बी है इसमें यही केवल एक
ठीक स्टेटमेंट है यानी डी, बाकी तीनों ऊपर के गलत है आपके। 29वां, ऐसी प्रणाली जिसमें फसलों को इस क्रम में बोया जाता है कि जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति या उर्वरता शक्ति बनी रहे, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसको क्रॉप साइकिल बोलते हैं या फसल चक्र, ऑप्शन बी। सॉरी, 30वां देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? घड़ियाल को तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है, शेड्यूल 1 में ही है। भारतीय जंगली गधा वाइल्ड एस, जिसका अभयारण्य गुजरात में स्थित है, ठीक है, इसको भी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। और जंगली भैंस, तीनों को ही प्रोटेक्शन दिया गया है, तो आप इन तीनों में से किसी का भी शिकार नहीं कर सकते। गंगा एक्शन प्लान लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो गंगा एक्शन प्लान लाने के पीछे जो गंगा नदी में पॉल्यूशन है और उसकी सहायक नदियों में उसको खत्म करना, तो एक तरह से जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। 31वें का होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं 32वां। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्वों के संवर्धन की घटना है, यानी न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करता है, उनको बढ़ाता है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, तो ये भी इसका एक ठीक स्टेटमेंट है। तो 32वें का अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 33वां, निम्नलिखित पर विचार करें व सही कूट का चयन करें। ऑपरेशन सेव कुर्म, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था 2016-17 में। ऑपरेशन सेव कुर्म कछुओं के संरक्षण से संबंधित रहा है, जो भारत में 2016 से 2017 के मध्य चलाया गया। तो अगर आपसे पूछे ऑपरेशन सेव कुर्म किससे संबंधित है, तो बेसिकली जो लाइव टर्टल्स होते हैं या जिंदा कछुए जो होते हैं, उनकी अगर इलीगल आप उसको या अवैध तरीके से उसका ट्रेड कर रहे हो, तो उसको पकड़ने के लिए ये एक था। और दूसरा स्टेटमेंट आप जब पढ़ेंगे, ऑपरेशन सेव कुर्म भारत में WWF द्वारा संचालित किया गया था। देखिए गलत है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है भारत सरकार का, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसको 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को संशोधित कर बनाया गया था। तो ये इसने बेसिकली इसको लीड किया था और राज्य सरकारों के साथ मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ठीक है। साइट्स ने, जो साइट्स हमारी संस्था है, साइट्स ने इसको बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन भी इसके लिए दिया था कि आपने बहुत अच्छा इस क्षेत्र में काम किया है। तो ये काफी अच्छा एक ऑपरेशन था। तो इसमें जो स्टेटमेंट होगा केवल एक सही होगा, क्योंकि दूसरा ये WWF ने नहीं चलाया था, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वानिकी अकादमी कहां पर अवस्थित है? तो ये देहरादून में अवस्थित है, ऑप्शन डी। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में कौन सा असरकारी एनजीओ समर्पित है? तो गैर सरकारी कौन सा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 1961 में की गई है। कहां पर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यहीं पर आपका IUCN का हेडक्वार्टर भी है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई है। और IUCN से संबंधित एक फैक्ट और है, जो रेड डेटा बुक आती है इसकी, ठीक है, रेड डेटा बुक का पहली बार पब्लिकेशन कब किया गया था? याद रखिएगा, 1948 में रेड डेटा बुक का पब्लिकेशन नहीं किया गया है। रेड डेटा बुक का पब्लिकेशन 1964 में सबसे पहले किया गया था, 1964, ठीक है। ये सारे फैक्ट इससे संबंधित थे। एक बार पूछ लिया था, हाँ वो भी प्रश्न अच्छा है, बता देता हूं। IUCN में टोटल कितनी थ्रेटेंड कैटेगरी है? टोटल 9 श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। अम्ल वर्षा होती है, बेसिकली जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, मैंने आपको बताया था, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं एसिड रेन में। तो बादल के जल व सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रक्रिया के फलस्वरूप, तो इसमें यही उत्तर आपका सही होगा, 36वें का सी। अब बात करते हैं 37वें की। जनवरी 2030 में डायने चक्रवात, सॉरी देखिए 20 होगा ये, चक्रवात का किस क्षेत्र से संबंधित है बेसिकली? तो इसने कौन से क्षेत्र में अपना लैंडफॉल किया था? तो ये बेसिकली मेडागास्कर से संबंधित है। अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान क्षेत्र का क्या नाम है? तो अगर तीसरे अनुसंधान क्षेत्र की बात करें, इसका नाम है भारत, ऑप्शन डी। मृदा को फास्फोरस की प्राप्ति होती है मानव द्वारा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, ठीक है, चट्टानों के अपक्षय से, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, तो इसमें सारे ही सही होंगे। भारत ने आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष जारी की थी? तो नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, 2009 में ये आई थी, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बनी थी आपकी? ठीक है, ये आपकी 2005 में बनी है, याद रखिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आगे देखते हैं, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो ये वनस्पति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवस्थित है। हवा में उड़ते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम, ऑप्शन डी, 5 माइक्रोन से कम यह आकार होता है।
वन प्रमाणन का लक्ष्य समूह कौन से हैं? कागज और लुगदी कंपनियां, अनुसंधान और विकास संस्थान, प्रमाणन कंपनियां। तो इसके लक्ष्य समूह आपके कौन कौन से, या सर्टिफिकेशन बॉडीज बोला जाता है सी को। तो अगर 43वें की बात करें तो सारे इसके बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है? बेसिकली जो चाय के बागानों के लिए बोला जाता है एसिडिक सॉइल, ठीक है, जिसका पीएच मान जो होता है वो आपका 7 से कम होता है, ठीक है, वो होती है एसिडिक मिट्टियां। 6 से 7 जो होता है वो सबसे ऑप्टिमम मिट्टी मानी जाती है किसी भी फसल के लिए, लेकिन जो चाय की बागान होते हैं वहां पर एसिडिक सॉइल ज्यादा प्रेफर की जाती है। तो अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन ए। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है कहां पर? तो सबसे कम जैव विविधता जो नवीन समुदाय होते हैं, जो न्यू फॉर्म्ड कम्युनिटीज होती हैं, न्यूली फॉर्म्ड कम्युनिटीज, उसमें ये पाया जाता है सबसे कम, ऑप्शन सी। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मृदा का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, एक होती है खादर, एक होती है बांगर, ठीक है। तो खादर जो है वो नई वाली मिट्टी होती है, न्यू एलुवियल सॉइल, और ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है वो होती है बांगर, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा, पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर। पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो इकोलॉजिकल नीच है, इसकी जो अवधारणा दी है वो बेसिकली दी गई है ग्रीनेल्स के द्वारा, ऑप्शन बी, ग्रीनेल्स के द्वारा। भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या 2019 की इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने भारत में है? तो 62,466, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो है आपका 30 से 35 डिग्री, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 50वां, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं या प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन को सही क्रम में लगाइए। तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है अवनालिका अपरदन, ठीक है, ये हमेशा ज्यादातर लास्ट में आपको दिखेगा। तो लास्ट में आपको जहां पर ये दिखेगा केवल एक ही ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए, तो वही इसका सबसे सही उत्तर होगा 50वें का ए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम, ठीक है, जिप्सम और पायराइट, याद रखिएगा पायराइट, ये दो चीजें आप इसमें मिला सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। अल्पकाल में मूसलाधार वर्षा करने के कारण तरित झंझा को क्या कहा जाता है? इसको क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट। तो इसमें क्या होगा? मेघ प्रस्फोट या बादल का फटना। तो 52 का आपका क्या होगा? ए और बी दोनों। वृहद ज्वार किस दिन आता है? अगर बात करें तो स्प्रिंग टाइड की बात कर रहा है। वृहद ज्वार आपका जो है अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन आपका आएगा, ये ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए आपको पता है जो समुद्र में ज्वार और भाटे की घटनाएं होती हैं वो सूर्य और चंद्रमा दोनों के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होती है। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दिन आता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सीईई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें सीईई के प्राथमिक उद्देश्य की, प्रकृति और उसके संसाधनों का संरक्षण तथा स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरण जागरूकता व समझ को बढ़ावा देना। सीईई नवीन कार्यक्रमों व शैक्षिक सामग्रियों को विकसित करता है व शिक्षा तथा सतत विकास यानी एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विकास में सहायता करता है। स्थायी विकास में शिक्षा की भूमिका को उचित मान्यता प्रदान करता है। तो ये सारे इसमें सीईई के बिल्कुल ठीक है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इसको बोला जाता है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी या सेल्फ प्लगिंग सॉइल कहा जाता है? ये मैंने कल शाम को भी आपको जो वीडियो डाला था उसमें बताया था। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है या काली मिट्टी, उसको सेल्फ प्लगिंग नेचर उसका होता है, या स्वतः कृष्य मिट्टी उसको बोला जाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो ये आपके वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है या नमी की मात्रा है उस पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वायुमंडलीय नमी पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 56वें। अब बात करते हैं 57वां प्रश्न। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड यानी नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना 1992 में की गई है, देश में पारिस्थितिक सुरक्षा हेतु प्राकृतिक पुनर्जनन या उपयुक्त हस्तक्षेप के माध्यम से पुनर्स्थापना और ग्रामीण समुदायों की ईंधन, चारा व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी बहाली और पर्यावरण विकास हेतु कार्य योजनाओं का समन्वय और निगरानी करना, पंचायती राज संस्थाओं व सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्यावरण विकास को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता व आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा। तो इसमें देखिए सारे ही आपके बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं 58वां, ये याद रखिएगा 1992 में इसकी स्थापना की गई है। 58वां देखते हैं। स्टीरिन गैस को जाना जाता है, तो स्टीरिन गैस बेसिकली आपका ये न्यूरोटॉक्सिन होती है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन, ऑप्शन ए।
न्यूरोटॉक्सिन के नाम से इसको जाना जाता है। 58वां। 59वां राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया 1992 में इसकी स्थापना की गई है। दो टेक्निक से अपनाती है, जेएफएम और आपका एमपी। जेएफएम होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एमपी होता है माइक्रो प्लानिंग। ये बेसिकली जो अफॉरेस्टेशन या वनीकरण के प्रोग्राम भारत में चलते हैं उसको पूरा मैनेज करती है। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय वनीकरण प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया है? 2002 में। उसको यही लीड करता है। ठीक है, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम या राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2002 में भारत में आया था। उसको राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड ही उसकी देखरेख करता है। हरिकेन प्रभावित क्षेत्रों में क्षति मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन स्केल का। ऑप्शन साफिर सिम्पसन स्केल इसमें यूज किया जाता है। भारत का वह प्रथम शहर जो पूर्णतः प्लास्टिक कचरा मुक्त शहर बना है, तो केरल का जो कुन्नूर है वो आपका प्लास्टिक मुक्त शहर घोषित किया गया है। सामान्य फसलें उगाने के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। मैं आपको बता चुका हूं। तटीय प्रदेश के पास में सागर तल के ऊपर सुनामी लहरों के जल की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो सुनामी लहरों के जल की ऊंचाई को सुनामी रनर अप कहते हैं। ऑप्शन सी। अब बात करें 64वें की, पर्यावरण संरक्षण का लगातार उत्पादक सुनिश्चित करना है, तो क्या है इसका? देखें तो पौधों, प्राणियों और पदार्थों, तो इसमें सारे ही बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है किसका? तो ये बेसिकली उत्खाद भूमि का उदाहरण है। ऑप्शन ए। चंबल, देखिए चंबल घाटी, कल यहाँ पर एक सेंचुरी भी है जिसको आप नेशनल चंबल सेंचुरी बोलते हैं। मैंने कल इसका क्विज डाला था जिसमें अभी हाल ही में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अवैध खनन की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और जो चंबल ये वैली प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इन तीनों राज्यों ने मिलकर कल एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो अवैध रूप से खनन चल रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ की पारिस्थितिकी को खराब करता है, उसको कैसे हम रोकें। तो उसके लिए इन्होंने एक मीटिंग की थी। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आपको घड़ियाल देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको रूफ टर्टल देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको गंगा रिवर की डॉल्फिन भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्पेसीज है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? वनारोपण द्वारा। ऑप्शन सी। हुसैन सागर जो कि हैदराबाद में स्थित है, किसकी वजह से नष्ट हुई? ये आपका बेसिकली जलकुंभी इसकी वजह से नष्ट हुई। ऑप्शन सी। 67वें का होगा ऑप्शन सी। 68वां, आईएसएफआर 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष आवरण है। कितना वन और वृक्ष आवरण है? ये आपका 8,07,276। ऑप्शन बी ये इसका सही उत्तर है। आप प्लीज मुझे देख के बताइएगा और कमेंट करिएगा, आईएसएफआर 2021 के अनुसार भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? स्क्वायर किलोमीटर में मैं पूछ रहा हूँ, परसेंटेज सबको पता है 24.61 है, 62 सॉरी। आप मुझे उसमें बताइएगा वर्ग किलोमीटर में कितना है। 69वां, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सभी को पता है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है उसके कुल क्षेत्रफल का? तो सूरीनाम में। ऑप्शन सी। भारत में प्रसिद्ध नीलगिरी जैव मंडल संचयन क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये भी 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु। 3 राज्यों में। ऑप्शन सी। वियना सम्मेलन संबंधित है, तो वियना सम्मेलन बेसिकली आपका ओजोन संरक्षण से संबंधित है 1985 में। ठीक है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां पर एक सम्मेलन होता है जहां पर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को खत्म करने की बात की जाती है। ये 1988 से लागू होता है। इसके बाद आप सभी को पता है 1987 में 16 सितंबर को, जिस दिन हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, उस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है जो 89 में फोर्स में आता है। तो बेसिकली जो 1988 का वियना सम्मेलन का जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए भी एक आइडियल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। डॉक्टर रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इनका शिक्षण व शोध कार्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की। अगर 73वें की बात करें इसमें से क्या सही है, तो सभी कथन इसमें सही माने जाएंगे। डी। एक चीज आप याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोलॉजी अगर बात करें तो वो रामदेव मिश्रा है, लेकिन यूएनईपी द्वारा मैं आपको एक चीज बता दूं, 74वां, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सही क्रम का चयन करें। तो इसमें से क्या आपका सही क्रम होगा? अमोनिया नाइट्रेट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्रेट अमीनो एसिड या अमोनिया, या फिर नाइट्रेट अमोनिया फिर अमीनो एसिड। तो इसमें से किस ऑर्डर में आपका ये बनेगा? तो जो सबसे सही इसमें क्रम है वो है नाइट्रेट अमोनिया और अमीनो एसिड। ऑप्शन डी।
वन से क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल, बेंत का फर्नीचर। तो सी इसमें सही होगा, ए और बी दोनों। सिंपल सा प्रश्न है। 76वां, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के उत्पादन के लिए जो काली लावा मिट्टी है सबसे अच्छी मानी जाती है। वायुमंडल द्वारा अवशोषित कुल सौरिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? तो कितना हमारा एटमॉस्फेयर द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो 14% हमारे एटमॉस्फेयर द्वारा अवशोषित किया जाता है, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 78वें की। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो हुल्ट के द्वारा यह अध्ययन किया गया है, हुल्ट। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। 79, मानव के भाग्य का निर्धारण प्रकृति एवं पर्यावरण करता है। यह वाक्य या आशय किस पर्यावरण शास्त्री पर सटीक बैठता है? तो ये जो सटीक बैठेगा ये आपका स्टेटमेंट बेसिकली डार्विन पर, लेमार्क पर, रेस्टेल पर या एजी टॉन्सले पर। तो ये रेस्टेल पर आपका बिल्कुल ठीक बैठेगा, ऑप्शन सी। जो अपने परपोषी के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो बेसिकली आपका पैरासाइट या परजीवी कहलाते हैं, ऑप्शन बी। 81, विश्व में कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट स्थल हैं? तो टोटल अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 36 ग्लोबल हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट बेसिकली 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया है। फास्फोरस को पौधे मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो बेसिकली अर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन ए। 83, ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण क्या है? कार्बन, पानी, कोशिकीय बल या फिर आपका प्रकाश संश्लेषण। तो 83वें का जो सही होगा प्रकाश संश्लेषण। 84वां, भारत में सामाजिक वनीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ या सोशल फॉरेस्ट्री का? तो 1976 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो इसमें किसका दीर्घकालीन हल है? तो ये बेसिकली जिप्सम और पायराइट, ऑप्शन बी। विशाखापट्टनम गैस रिसाव किस प्लांट में हुआ था? तो एलजी के पॉलीमर प्लांट में ये हुआ था, न्यूज में था। सांध्यकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ कौन से होते हैं? तो बेसिकली आपके जो सरस क्लाउड्स होते हैं जिसको आप कपासी मेघ बोलते हो, ये बेसिकली आपके सांध्यकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ है। 87वें का ए। 88वें की बात करें, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहां पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन डी। 89वां, ऑक्सीजन चक्र को किससे जोड़ता है? तो बेसिकली ऑक्सीजन चक्र को कार्बन चक्र से आपका ये जोड़ता है, ऑप्शन डी। ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ये हमने नहीं किया, कार्बन चक्र से जोड़ता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, अभी हाल ही में न्यूज में था, इसने अपनी हाल ही में अभी 151वीं वर्षगांठ बनाई है। इसकी स्थापना 1872 में की गई है यूएसए में। ठीक है, यूएसए 1872 में। इसे दुनिया का पहला नेशनल पार्क भी बोला जाता है और अभी हाल ही में इसने अपनी 151वीं वर्षगांठ मनाई है। पृथ्वी पर अधिकांश पीने योग्य जल किस रूप में उपलब्ध है? तो ये बेसिकली ग्लेशियर या आपका आइस कैप्स वगैरह में मौजूद है, हिमशैल, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 92वां, निम्नलिखित औद्योगिक देश समूह ने किसने क्योटो प्रोटोकॉल का बेसिकली फेज 2 की बात कर रहा है, जो दूसरा चरण है उसको किसने साइन नहीं किया? अमेरिका ने तो कभी साइन ही नहीं किया, तो अमेरिका ठीक होगा और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। मानवीय कौशल द्वारा प्रभावित जैव मंडल को कौन सी संज्ञा दी जाती है? इसको बेसिकली न्यू स्फीयर बोला जाता है। ठीक है, न्यू स्फीयर, ऑप्शन बी। अच्छा प्रश्न है ये भी। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी में बेसिकली हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। मिट्टी का मैं आपको बता चुका हूं, या मृदा का, इसको आप पेडोलॉजी बोलते हैं, पेडोलॉजी। दरवाजा बंद अभियान भाग 2 कब शुरू हुआ था? 95 की बात करें तो दरवाजा बंद अभियान जो आपका भाग 2 है वो 6 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुआ है, 6 फरवरी 2019। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट जो है बेसिकली आपका ये थोरियम का सोर्स माना जाता है, ऑप्शन ए, थोरियम। 97वां, रेंडियर पशु कहां रेनडियर बेसिकली बोलते हैं, रेनडियर, ये कहां पाए जाते हैं? ये टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। राजघाट बांध अवस्थित है, तो राजघाट बांध आपका कहां पर है? ये बेतवा नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन ए। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट कहां लगाया गया था? 99वां, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट ब्रिटेन में आपका लगाया गया है, ऑप्शन ए। सासन गिर किस जीव प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो सासन गिर बेसिकली हमारे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। तो यही देखिए हमारे प्रैक्टिस सेट के 100 प्रश्न थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। रेगुलर इसके साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए पर्यावरण से संबंधित, तो आपका एग्जाम ही आराम से क्लियर हो सकता है। थैंक यू सो मच।